हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार जुड़ गए हैं आपके लिए। एक जो स्पेशल बैच हमने शुरू किया था, विजेता बैच बिहार पुलिस के लिए, उसी कड़ी में आज हम इसका क्लास 3 लाए हैं। और इसमें आज की इस वीडियो में हम आप लोग की भी चर्चा करेंगे। आप लोग के बीच काफ़ी सुंदर सा टॉपिक जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज राजनीतिक शास्त्र, यानी जो पॉलिटी वाला जो टॉपिक है हम उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि सिलेबस में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर नागरिक शास्त्र यहाँ पर दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करीब यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, करीब 6 से 8 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक कर जो है कुछ कुछ वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक हमने बताए थे, ऐसे हम 2 वीडियो आप लोग के बीच अपलोड कर चुके हैं जो काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डीप में जाकर के हमने समझाया था। दोनों वीडियो में हमने वर्ल्ड मैप को देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के थ्रू उसके जितने डीप में जाकर करके जो है विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, वे सारे हमने देखा था। तो आज ही की इस कड़ी में हमने जो है पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर के आया है। काफ़ी डिटेल से समझेंगे, काफ़ी डीप में जाकर के हम पूरी समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बस आपको जैसे बताया गया था, आप देखते रहिए, वीडियो देखिए। ठीक है, सेट आप अपना मारना चालू कर दीजिए, सेट लगाइए। ठीक है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, उसमें जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, हमने आपको कहा था कि एटलस अपने पास रखिए और जो क्राउन वाला बुक है वो क्राउन वाला बुक अपने पास रखिए। पीडीएफ हमने जो बोला था, पिछले 2 वीडियो का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया है। तो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कीजिए वहां से और देखिए हमने क्या पढ़ाया है और कैसे पढ़ाया है जो। ठीक है, आज की इस पूरी वीडियो में हमने इस पर चर्चा करेंगे, नागरिक शास्त्र पॉलिटी का जो कुछ बिंदु है, टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, उस पर हम थोड़ा सा डीप जाकर के चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले किया था कि कहा था कि आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कोई एक एग्जाम के लिए पढ़िए, पढ़िए तो पूरा डीप में जाकर के पढ़िए, ताकि कोई भी उस लेवल का एग्जाम आए और उसमें जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसे आसानी से बना सके। ऐसा नहीं कि आज ये एग्जाम निकला था इसका क्लास पकड़ लिया, ये निकला था उसका पकड़ लिया, ये निकला था उसका पकड़ लिया। ऐसे करने से जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से स्थिर से जो है बेस को आप तैयार कीजिए, ताकि कोई भी एग्जाम आप आए तो उसको पेपर अच्छे से दे सके। ठीक है, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जितने भी दोस्त चैनल पर नए बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। वीडियो जितना भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है, लाइक वाले बटन आप भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट तो आप करिए ही। चैनल पर जो नए बने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हमने बहुत सारे पीडीएफ के माध्यम से हम आपको समझाए थे पिछले कई क्लास में। तो उसी के दौर में आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के बीच, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने यूरोप, अफ्रीका और ये जो अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हमने चर्चा कर लिया था। वर्ल्ड मैप में भी आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो आप जो भी होमवर्क मिलता है उसको वीडियो में कमेंट कर करके आप लिख सकते हैं, अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी भी आंसर पहले आएगा हम उसकी कमेंट को क्या कर देंगे, हार्ट दे देंगे और उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको लगे कि मेरे द्वारा जो आंसर दिया गया है वो सही है ना। तो ये हमने देख लिया था, काफ़ी डिटेल से हमने देखा था ये सब क्वेश्चन। ये सारा हम जो है टेलीग्राम पर अपलोड करवा दिए हैं, तो आप इसे जा कर करके जो है देख सकते हैं। आज के हम इस टॉपिक में पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, आज हम ये क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, पढ़ाने का तरीका को समझिए। हमने एक क्वेश्चन लेकर के आया, क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है आपका। जैसा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। अब देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो हम अब क्या करेंगे कि ये जो भारतीय संविधान के बारे में दिया और भारतीय क्षेत्र का वर्णन के रूप में पूछा है, तो इस पर हम काफ़ी डिटेल से हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच, ताकि इससे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन जाता है, मिल जाता है, तो आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था ना कि क्रॉन वाला बुक अपने पास रखिए, मेरा बुक उधर रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें जाकर के पॉलिटी वाले इस टॉपिक को देखिए, क्योंकि उसमें बहुत
छोटा सा पॉइंट में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे दिया गया है, हम बाकी पढ़ा ही रहे हैं। डीप नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत का बुक रख सकते हैं, ठीक है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का ये बुक ले सकते हैं। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आशा करते हैं कि ये बुक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप ये वाला बुक ले सकते हैं एम लक्ष्मीकांत वाला, ज़्यादा अध्ययन करने के लिए, और ज़्यादा जरूरी भी है अध्ययन करना। चलिए तो देखते हैं। तो ये तो आपका सिंपल सा सवाल था कि भारत का संबंध संविधान जो भारत को कैसे वर्णित करता है, विधानमंडल के रूप में, ना जी ना, राज्यों के संघ के रूप में, हाँ जी हाँ, तो याद रखिएगा राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ये तो हमने देख लिया जो क्वेश्चन पूछा था। अब हम थोड़ा सा इसको कैसे समझते हैं ये देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आर्टिकल के माध्यम से समझते हैं। हम इसमें 4 आर्टिकल लेकर के आए हैं, चारों आर्टिकल को देखिए समझते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, चारों आर्टिकल क्या कहता है भारतीय क्षेत्र के बारे में, किसके पास संसद, किसके पास ताकत है इसको हेर फेर करने में, बदलने में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 1 को समझिए, यही हमें बताता है कि भारत के संघीय ढांचे को आपको दर्शाता है आर्टिकल 1, ठीक है। संघीय ढांचे और राज्य क्षेत्र को यह परिभाषित करता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, जो संविधान में जो पहला टॉपिक लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा, तो राज्यों का संघ होगा। आपने जब भारत के मैप को देखा होगा, ठीक है, ऊपर वाला आप बना लीजिएगा खुद दे, ऐसे हम बना लेते हैं। आपने जब भारत के मैप को देखा होगा तो देखे होंगे कि अभी फिलहाल जो 29 राज्य देखने को मिलेगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, मैंने कई राज्य जो है मिल कर करके जो है एक संघ का निर्माण किया, इसी कुछ विशेषता है, ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भी क्या है, कई राज्यों से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। अमेरिका भी जो है कई राज्यों से मिलकर के बना हुआ है ना। भारत भी कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें ये आपको बोला गया है कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता, ठीक है। यह जो है इसे खंडित नहीं किया जाता है, भारत के कोई भी राज्य जो है अपनी मर्जी से स्वतंत्र अलग नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा जो पहला आर्टिकल क्या हमें कहता है, भारत अर्थात इंडिया कैसा होगा, राज्यों का संघ है। याद रखिएगा कौन आर्टिकल कर रहा है, पहला आर्टिकल बोल रहा है, और पहला आर्टिकल से ही जो है आपको पहला आंसर आपको यहाँ से मिल जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। राज्यों और उनके क्षेत्र, भारत के राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में सब विनिर्दिष्ट है। पहली अनुसूची, अनुसूची की बात आया तो हम अनुसूची भी लेकर के आए हैं, जो अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक जो दिया गया है, वे 12 अनुसूची को भी आज ही समझ लेंगे। इसके साथ साथ जो 22 गो भाग है संविधान में, अभी 22 गो भाग है, उन 22 भाग के बारे में भी हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 हमने समझा कि भारत अर्थात इंडिया, भारत कहिए या इंडिया कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, द्वेष नहीं है, दोनों एक ही नाम है, भारत कहिए या इंडिया कहिए, ठीक है। संविधान में यही दोनों नाम का जो है वर्णन किया गया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है। कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था इंडिया और भारत को लेकर करके, लेकिन इसका कोई भी दो रूप, दो नाम, दो मतलब नहीं निकलता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों क्या है, एक ही है ना। पहली अनुसूची में वर्णित किया गया है सभी राज्यों को, आगे हम चर्चा करेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्षेत्र, अब भारत के राज्य क्षेत्र पहले अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितने भी आप राज्य देख रहे हैं ना, वे सभी राज्य क्षेत्र जो है भारतीय क्षेत्र में शामिल होंगे। पहली अनुसूची में उल्लिखित सभी संघीय क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश से पहली अनुसूची में, वे सभी के सभी क्या है, भारतीय क्षेत्र में शामिल है। अन्य क्षेत्र जो भारत द्वारा अर्जित किया जाएगा, वह क्षेत्र जो भारत द्वारा जो है अर्जित किया जाएगा, जैसे 75 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, ठीक है, तो वे सभी जो है जो भारत द्वारा अर्जित किया जाएगा, वे सभी क्षेत्र जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या होंगे,
शामिल होंगे। याद रखिएगा, यह अनुच्छेद भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। अखंड का मतलब जो खंडित नहीं हो सकता, इसका राज्य कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इस रूप में वर्णित करता है। यानी यह स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। कई राज्य मिल करके तो बना था। 1947 में जो है बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन पटेल जी ने जो है मिलकर के सभी राज्यों को एकजुट किया और एकजुट कर करके जो है भारतीय राज्य क्षेत्र का निर्माण किया। तो ये बात को याद रखिएगा, राज्यों का संघ है लेकिन ये इसके भंग होने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब आर्टिकल 2 को भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 2 को भी समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश स्थापना से संबंधित है। याद रखिएगा, वो दे देगा क्वेश्चन के आर्टिकल 2 का मतलब क्या है। तो नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य यहाँ इसमें प्रवेश कर सकते हैं और इसकी स्थापना को संबंध जो है आर्टिकल 2 में रखा गया है। क्या इसका प्रावधान है? संसद को अधिकार है भैया, किसको अधिकार है भैया? संसद को अधिकार है, राज्य विधानमंडल सभा का अधिकार नहीं है। संसद को यह अधिकार है, जो लोकसभा और राज्यसभा जो है उसको यह अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। जो नए राज्य है वो नए राज्यों को जो है भारतीय जो संघ है उसमें शामिल कर सकता है। यह अधिकार किसका है? तो याद रखिएगा, संसद का अधिकार है। संसद में कौन आता है? 2 गो आता है, लोकसभा आपका आ जाएगा और राज्यसभा आ जाएगा। ये दोनों के मर्जी से ही आपका होगा। कोई भी अगर क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में अगर लाना है, संसद नए राज्य की स्थापना भी कर सकती है। नए राज्य की स्थापना कौन करेगा? संसद। जैसे कि याद रखिएगा, इसमें क्या दिया? विधानमंडल के रूप में, महासंघ के रूप में, लेकिन राज्यों के संघ के रूप में, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या? राज्यों का संघ। इसका निर्माण कौन करेगा? तो संसद करेगा, विधानमंडल नहीं करेगा। ठीक है, ना कोई बाहरी विदेशी हस्तक्षेप इसमें कोई हस्तक्षेप दे सकता है। हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय को लेने के लिए। याद रखिएगा, कि यह प्रक्रिया विधि द्वारा की जाती है। यानी संसद को इसके लिए कानून बनानी पड़ेगी, अपनी मर्जी से नहीं। वोट पास कर करके जो है संसद को एक कानून के द्वारा इसको जो है अपने राज्य क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा? शामिल करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा इसमें। फिर देखिए इसके महत्व क्या है कि यह संघीय ढांचा को लचीला बनाता है। संघीय ढांचा को लचीला बनाता है जिससे नए राज्य जोड़े जा सकते हैं। किस रूप में लचीला बनाता है? नए राज्य जोड़े तो जा सकते हैं लेकिन इससे कोई अलग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए 75 में हमने क्या किया? सिक्किम को जो है अपने राज्य क्षेत्र में मिला दिया, भारतीय राज्य क्षेत्र में से मिलाया, इसी अनुच्छेद के तहत मिलाया, आर्टिकल 2 के तहत मिलाया। ठीक है, यह अनुच्छेद भाग करा कि यह अनुच्छेद 3 से अलग है, क्योंकि अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्य की सीमाओं में बदलाव से संबंधित है। अभी हम 3 को समझते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि वह राज्य, जो भारतीय राज्य क्षेत्र है ना, जो राजधानी है, राज्य है, उसके सीमाओं में परिवर्तन करने की बात करता है 3। जबकि 2 क्या करता है कि विदेशों से जो भारतीय अभी वर्तमान में क्षेत्र नहीं है भारत का, लेकिन अगर भारत की इच्छा है, अगर वो मिल रहा है तो उसको भारत में जोड़ना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। 3 को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, 4 को भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि भारत के अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के जो क्षेत्र है उसकी सीमाओं को हेर फेर कर सकता है, या उसके नाम में बदल सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होगा? तो अनुच्छेद 3 के द्वारा होगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 3 के प्रमुख प्रावधान समझ लेते हैं। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, जैसे बिहार से काट करके जो है 15 नवंबर 2000 को जो है बनाया गया, क्या? झारखंड बनाया गया। फिर आपका जो है उत्तराखंड बनाया गया, यूपी से काट कर करके, है ना। फिर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, तेलंगाना का निर्माण किया गया 14 में। ये याद रखना है। संसद किसी भी राज्य को, याद रखना, कौन? संसद। कौन करेगा ऐसा काम? संसद। किसी भी राज्य के भाग को अलग करके या 2 राज्यों को मिलाकर नए राज्य बना सकता है।
कौन कर सकता है, नाम याद रखिएगा, कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है यह काम। यह काम राज्य के हाथ में नहीं है, संसद के हाथ में है। राज्य के क्षेत्र में वृद्धि, राज्य के क्षेत्रफल में भी वृद्धि करेगा, कौन करेगा भैया, तो संसद करेगा। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम को बदलना हो तो कौन बदलेगा, तो संसद ही बदलेगा इसे, ठीक है। संसद ही बदल सकता है उसके नाम और सीमाओं को जो है, संसद ही परिवर्तन कर सकता है। राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कौन करेगा, संसद करेगा। राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम अगर बदलना हो तो कौन बदलेगा, संसद बदलेगा। महत्व देख लेते हैं, यह अनुच्छेद संघीय ढांचा को लचीला बनाता है, ठीक है। ताकि संसद को राज्यों की सीमाओं और नामों में बदलाव करने की शक्ति देता है। तेलंगाना जैसा कि 2014 में जो इसी अनुच्छेद के तहत आंध्र प्रदेश से क्या हो गया, अलग हुआ। सबसे नवीनतम जो है यही आपका है, तेलंगाना है, ठीक। अब देखिए और समझते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। जो हमने 2 और 3 पढ़ा उसी पर यह आधारित है। 2 में पढ़ा कि बाहरी क्षेत्र के जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है, कौन, तो संसद। जो भारत का जो क्षेत्र है, राज्य है, उसके नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, 2 राज्य को जोड़कर अलग नए राज्य बना सकता है, कौन, संसद। कैसे बनाएगा, यह आर्टिकल 4 में दिया है। क्या यह आर्टिकल 300 जो 68 है, 368 के तहत एक संशोधन माना जाएगा, नहीं। यह संविधान का संशोधन नहीं होगा। यह नॉर्मल जो है बहुमत पास कर करके जो है, बहुमत भी नहीं, साधारण बहुमत से जो है पास कर करके जो है ऐसा किया जा सकता है। ये देखिए बोला गया स्पष्ट शब्दों में कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों से संबंधित है और इसके प्रभाव को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन और प्रावधान को निर्दिष्ट करता है। मतलब कैसे यह लागू होगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कैसे लागू होगा, यह प्रावधान किस में किया गया है, तो आर्टिकल 4 में किया गया, 4 में किया गया। क्या क्या प्रावधान है समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से। जैसे यहाँ पर देखिए 4 कहता है संशोधन की प्रक्रिया, करा है कि आर्टिकल 4 कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए आवश्यक प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। किस प्रकार से किया जाएगा, जो प्रावधान, कानूनी जो प्रावधान है वो कैसे किया जाएगा, यह आर्टिकल 4 में दिया गया है 2 और 3 के बारे में, ठीक है। फिर है अनुपूरक और अनुसंगित प्रावधान। संसद इन कानूनों को अनुपूरक, अनुसंगित और परिणामिक प्रावधान जोड़ सकता है जिससे संसद और राज्य विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। रहा है तीसरा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन का मतलब हुआ, क्योंकि अगर संघीय ढांचा में अगर आप कोई संशोधन कर रहे हैं, अगर वो संविधान संशोधन के तहत 368 के तहत अगर लेकर के जाते हैं तो इसमें आपको विशेष बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत इसमें चाहिए, 2/3। जितने भी संसद में उपस्थित है ना, उसकी 2/3 वोटिंग चाहिए उसमें। अब प्लस राज्यों की सहमति भी यहाँ पर अनिवार्य हो जाती है अगर संघीय क्षेत्र में अगर बंटवारा अति संशोधन करना हो तो। लेकिन जो अगर आर्टिकल 2 और 3 में अगर संशोधन हो रहा है, ठीक है, पर काम हो रहा है, तो इसमें किसी प्रकार के संशोधन को जो है आर्टिकल 368 के तहत नहीं देखा जाएगा, याद रखिएगा। इसमें देखिए बोला गया है कि अनुच्छेद 4 के तहत किए गए संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक। यानी इन्हें संविधान संशोधन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। संविधान संशोधन एक बहुत ही कठोर प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें अच्छा को हालत टाइट हो जाता है इतना मत प्राप्त करने के लिए, प्लस राज्यों की सहमति भी अनिवार्य हो जाती है। अब इसका महत्व, यह अनुच्छेद संविधान को लचीला बनाता है जिससे नए राज्य के निर्माण और सीमाओं में बदलाव को आसानी से लागू किया जा सकता है। यह संविधान के संशोधन की जटिल प्रक्रिया से बचने में मदद करता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर आर्टिकल 2 तो समझ गए कि दूसरा क्षेत्र अगर भारत में आना चाहता है
तो उसमें तो राज्य को आपत्ति नहीं होगी, राज्य को तो बढ़िया होगा। लेकिन सर अगर आर्टिकल 3 के तहत अगर राज्य के क्षेत्र में बंटवारा कर दिया जाए, एक राज्य को काट करके दूसरे राज्य में अगर मिला दिया जाए, तो राज्य वाला नहीं नाराज होगा। भैया ये जो बोला गया है ना, संशोधन तो पहला बात होगा नहीं, लेकिन संसद जो है उस राज्य को भेजेगा, ठीक है, सूचना भेजेगा, संसद जो है उस राज्य को सूचना भेजेगा, जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, उस पर चर्चा होगी, चर्चा होगी। लेकिन अगर उस चर्चा के दौरान अगर उसका मत नहीं है कि हम नहीं बंटवारा चाहते हैं, तो संसद उसकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा, संसद की मर्जी से ही होगा, ठीक है, ये संसद के मर्जी से ही होगा। भेजेगा तो सूचना भेजेगा, बहस भी होगा वहां पे, लेकिन अंततः फैसला किसका होगा, संसद का ही होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को हमने समझ लिया काफी डिटेल से। अब हमने और एक चीज लेकर के आया है, भाग के बारे में, अनुसूची के बारे में। अनुसूची की भी चर्चा करेंगे आज ही किस वीडियो में, ठीक है, और इसके साथ साथ चर्चा करेंगे, भाग का भी चर्चा कर लेंगे, इसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो पॉलिटी का एक बहुत ही बेसिक आपका जो है वो टर्म आपका पूरा हो जाएगा आज के इस वीडियो में। भारतीय संविधान के अनुसूची 12 की अगर बात कर 12 अनुसूचियों की बात कर लेते हैं, तो याद रखना, एक एक बात को याद रखिएगा। पहला अनुसूची क्या कहता है, हमने ऊपर देखा क्या कहता है भैया, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्र को दर्शाता है। भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उसकी सूची और उनके क्षेत्र को दर्शाता है कौन, पहला अनुच्छेद, पहला अनुसूची, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा तो एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची क्या कहता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, नम्मा याद रखिएगा, राज्यपाल, न्यायाधीशों और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का वर्णन है। संविधान में जिन जिन जिनका वर्णन किया गया है, ठीक है, उन सभी का जो है वेतन भत्ता जो है का जो चर्चा किया गया है, वह अनुसूची 2 से किया गया है, ठीक है। एक बात और इसमें ऐड कर लेते हैं, इनके सभी जो वेतन और भत्ते होते हैं, वह जो होता है ना, जो देश का जो संचित निधि होता है, संचित निधि निधि उस पर भारित होती है, जो संचित निधि होती है ना, उस पर भारित होता है, माने इसी पर द्वारा जो है इनकी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। उसी प्रकार तीसरी अनुसूची क्या कहता है, तो कहता है विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा, जो शपथ लेते हैं, जो जो शपथ लेते, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो शपथ लेते हैं, जैसे कुछ दिन पहले ये भारत के जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने शपथ लिया, राष्ट्रपति ने शपथ लिया, ठीक है, प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, ये सभी के शपथ कैसे होगा उसकी चर्चा अनुसूची किसमें किया गया है, 3 में की गई है, ठीक है, अनुसूची 3 में की गई है। इसे और डीप में भी समझा जा सकता है, लेकिन ये एग्जाम के लिए इतना बेस्ट है, ठीक। नाम याद रखिएगा। चौथी अनुसूची क्या कहता है, कहा कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची कहता है कि जो राज्यसभा है, संसद कैसे बना है, संसद में 2 सभा है, एक आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है, ठीक है। इसमें लोग जो है डायरेक्ट चुन करके जाते हैं, प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा चुन कर जाते हैं, और इसमें जो है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने जो है सांसद इसमें जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लोग होगा, इसमें जो लोग होगा वह कहाँ से आते हैं, राज्यों के विधानमंडल से चुन करके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लोग होगा, इसमें जो लोग होगा उसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, उसकी चर्चा अनुसूची किसमें की गई है, 4 में की गई है, ठीक। अनुसूची किसमें की गई है, तो 4 में की गई है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय प्रशासन को नियंत्रण से संबंधित है। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र है, उसके प्रशासन से जो संबंधित नियंत्रण है, वो आपका अनुसूची किसमें है, 5 में दिया गया है। 6ठा को याद रखिएगा, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा,
मिजोरम में जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की विशेष प्रावधान की गई है। एटीएम में मनी नहीं है, याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक। एटीएम में मनी नहीं है। ए मने आपका हो जाएगा असम, ठीक। टी मने आपका हो जाएगा त्रिपुरा, एक आपका हो जाएगा मेघालय, एम मने मेघालय, और यहाँ पर मिजोरम। देखिए एम से कई गो नाम है, एम से एक आपका हो गया, देखिए मेघालय हो गया, एम से मिजोरम हो गया, और एम से एक आपका होता है मणिपुर, मणिपुर। तो मणिपुर इसमें नहीं है, एटीएम में कौन नहीं है, मणि नहीं है। एटीएम में कौन नहीं है, ये तीन वो एम में से एक वो एम नहीं है, मेघालय और मिजोरम है, जबकि मणिपुर नहीं है। ये सभी के सभी कहाँ है, जो हमारे जो प्यारा भारत है उसके जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो 7 सिस्टर है, ठीक है, उसी का सब पार्ट है, उसी में से असम, मेघालय और मिजोरम। ये आपका आर्टिकल 6 में आ जाता है, याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट नाम दे देगा कि असम कौन से आर्टिकल में आता है, तो 6 में आता है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कौन से आर्टिकल में आता है, तो 5 में आता है। अब आइए 7वीं अनुसूची को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपने देख लिया इसको ठीक से, 7वीं अनुसूची को थोड़ा समझ लिया जाए। ये कहता है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब बांटा गया है, शक्तियों का जो भी प्रावधान किया गया है कि संसद किस किस चीज पर कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल किस किस चीजों पर कानून बना सकता है, या राज्य विधानमंडल संसद किस किस चीजों पर दोनों मिल करके कानून बना सकता है, उसको बांटा गया है। अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में केवल और केवल कौन बना सकता है, तो संसद इस पर कानून बना सकता है। संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट है, विषय दिया गया है, आपको यह कमेंट करना है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, ठीक। राज्य सूची में कितने विषय है और समवर्ती सूची में कितने विषय है, ये आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, है ना। तो संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है, संसद को है। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है, तो राज्य विधानमंडल की है। जो समवर्ती सूची है, जो समवर्ती सूची है उस पर कानून कौन बना सकता है, तो दोनों, राज्य विधानमंडल भी और केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। दोनों मिल करके कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल और संसद दोनों मिल करके इस पर कानून बनाएगा, जो सब्जेक्ट समवर्ती सूची में है, ठीक है। तो ये आपको, और ये वाला पॉइंट को आपको क्या करना है, कमेंट करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शक्तियों का तो बंटवारे के रूप में किया गया है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, या किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया हो, तो उस रूप में जो है संसद को यह अधिकार हो जाता है कि वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, समवर्ती और संघ पर बना तो सकता ही है। वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है यदि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो या कोई भी राज्य पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा हो। इस दौर में जो है राज्य सूची पर जो भी कानून है वो संसद तैयार कर सकता है, ये बात को याद रखना है, ठीक। आइए 8वां इसमें है, 7वीं, 8वीं, 8वीं छूट गया है, कोई बात नहीं। 8वां में जो 8वीं अनुसूची याद रख लीजिए, जो अनुसूची 8 है, इसमें भारतीय भाषाओं की चर्चा की गई। जो 22 भाषाएं है ना, वो 22 भाषाओं की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। जो आधिकारिक लैंग्वेज है 22 वो, उसकी चर्चा की गई है। अब आपको ये याद रखना है कि हाल फिलहाल में जो है कौन कौन सी भाषाएं इसमें ऐड की गई है, और इसमें कौन कौन सी भाषाएं ऐसे जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कितने भाषाएं ऐसे हैं जिनको शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है, ठीक है। नहीं समझ तो गूगल पर सर्च मार के एक बार देखिए, नाम याद हो जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा हमें। तो 8वीं समझ लिए, भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया, लैंग्वेज के बारे में। 9वीं अनुसूची को समझते हैं। 9वीं अनुसूची कहता है कि भूमि सुधार अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्रावधान करता है। जो संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, 51 की 52 में हुआ था, ठीक है, उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया, अनुसूची 9 जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या था कि
जो भी भूमि सुधार को लेकर करके या कोई ऐसे कानून जिस पर आपत्ति हो, राज्य सरकार की आपत्ति हो, या जो मूल क्षेत्राधिकार हो, आर्टिकल ये आपका मौलिक अधिकार का अगर क्षेत्राधिकार हो, अगर उसका हनन हो रहा हो, ठीक है, तो अगर इसमें अगर डाल दिया जाए, अगर अनुसूची 9 में डाल दिया जाए, तो इस पर कोई भी समीक्षा जो है न्यायालय में नहीं की जाती थी। इसकी कोई भी समीक्षा जो है डायरेक्ट जाकर के न्यायालय में नहीं कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है 2007 में यह फैसला दिया कि भैया इस पर, इसमें जो भी आप ऐड करिएगा इस पर भी हम जो है समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है, इस पर भी हम समीक्षा कर सकते हैं। तो ये देखा। अब देख लेते हैं 10वीं अनुसूची में क्या है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल 10वीं में कौन सी, ये दल बदल, याद रखिएगा 1 से जो 8 तक था, वो जब संविधान जब लिखा गया था तो उस समय मेन रूप से 1 से 8 ही था। लेकिन बाद में जो है 9, 10, 11, 12 ये बाद में ऐड किया गया है। ये अनुसूचियां जो है बाद में ऐड की गई है। इसमें क्या था कि दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर लाया गया था, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर लाया गया था। इसमें क्या था कि राजीव गांधी सरकार द्वारा ये लाया गया था। उस समय शायद 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि उस समय क्या था कि वो क्षेत्रीय राजनीतिक दौर में जो क्षेत्रीय लोगों को काफी मतलब वो हो रहा था, विकास हो रहा था, नए नए मैंने राजनीतिक दल वहां से उभरना चालू हो गए थे। हो रहा था कि इस समय जो पार्टी से लोग जीता है, ठीक है, अदर पार्टी वाला कुछ प्रलोभन देकर क्या करता था कि उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेता था, जिससे जो उसका पहले वाला पार्टी था वो टूट जाता था, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए जो है दल बदल कानून लाया गया, ठीक। और इस पर ये कानून जो लाया गया, इस पर पूरा अधिकार किसका था, तो जो लोकसभा के जो स्पीकर होते थे वो इस पर निर्णय देते थे। लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दिया गया है। बस आप ये याद रखिएगा, अनुसूची 10 दल बदल कानून, ठीक। 11वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 11वीं अनुसूची जो आपका 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है आपका, पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थानीय प्रशासन के अधिकार। पंचायती राज व्यवस्था के तहत स्थानीय प्रशासन के जो अधिकार है वो आपका 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज, याद रखिएगा पंचायती राज 11वीं अनुसूची, पंचायती राज 11वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के प्रशासन को जो है 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। एक साथ 12 का क है यानी ए है, जिसमें स्वयं सहायता समूह को इसमें डाला गया है, जोड़ा गया है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने 12 अनुसूची को भी देख लिया। संविधान में व्यक्त संरचना को बनाए रखने में मदद करता है, कानूनी और प्रशासनिक स्पष्टता प्रदान करती है, संविधान संशोधन को आसान बनाता है, ठीक। अब आइए, अब अगला पॉइंट है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। हमने क्या देखा, पूरी डिटेल समझ लिया, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक समझ लिए, ठीक है। अनुसूची को देख लिया, काफी विस्तार से देख लिया, अनुसूची को देख लिया। ये सब बात आपको जो पॉलिटी वाले टॉपिक में पूछ सकता है, तो इसे आप कंप्लीट करते चलिए। क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब यहाँ पर किस वर्ष लागू किया गया, तो याद रखना ये 15 जून 2005 में लागू किया गया, ठीक। 15 जून 2005 में से लागू किया गया। कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 15 जून 2005 से इसे लागू किया गया। आरटीआई विधेयक भारत की संसद द्वारा 15 जून को पारित किया गया। हर दिन जो है अभी फिलहाल 4800 से अधिक आरटीआई आवेदन दाखिल किए जाते हैं, अब तो और बढ़ा होगा। यह अधिनियम भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है। जो आर्टिकल 19 है हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी है, जानने की आज़ादी है, सुनने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। इसमें क्या है कि आप जिसमें जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको जानना है, उसकी संपत्ति के बारे में जानना है, ठीक। आप आरटीआई वहां पर दायर कीजिए, उसके मुख्य व्यक्तिगत रूप को छोड़ करके जो है उसकी जो अलग
जो छवि बना हुआ है, अगर उसको जानना है आप RTI दाखिल कीजिए, ठीक है। आप कुछ ही दिनों में जो है आपको उसके बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आइए अगला है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। आम चुनाव के बाद प्रोटेम जो स्पीकर होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी इलेक्शन हुआ है, तो मानी कोई भी जब आम चुनाव होती है, चुनाव होता है, चुनाव संपन्न होता है, ठीक है। संसद में जाकर के बैठते हैं लोग, लोकसभा में जाकर के बैठते हैं। बैठने के बाद जब नए होते हैं उस समय स्पीकर का जो मेन होता है, चेयरमैन जो होता है, उसका भी चुनाव नहीं होता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं प्रोटेम स्पीकर। जो नए जो सांसद जो चुन करके विधायक जो चुन करके आए हैं लोकसभा में, उसको क्या करता है, शपथ दिलाते हैं। ठीक, शपथ जो प्रोटेम स्पीकर होता जाता है शपथ दिलाता है नए सांसद को, शपथ दिलाता है। जैसे शपथ खत्म हुआ, इसका जो है पद जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। तो कौन इसको नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। थोड़ा सा अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में इसकी कोई उल्लेख नहीं की गई है। प्रोटेम स्पीकर का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, याद रखना है। इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ संसद को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। जो सबसे वरिष्ठ जो सांसद होता है उसको कौन बनाता है, तो याद रखना राष्ट्रपति बनाता है। जैसा कि ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा, इसका मुख्य काम क्या है कि नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना, स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करना। क्योंकि उस समय स्पीकर नहीं होता नहीं है, क्योंकि नए नए सब चुन करके आए हैं। स्पीकर भी चुनते, जैसे कि अभी ओम बिरला हैं लोकसभा के, स्पीकर जो भी चुन करके आते हैं उसी जो सांसद जो चुन करके आया है, जो विधायक चुन करके आया है लोकसभा में, उसी में से कोई एक स्पीकर बनेगा, ठीक है। तब जो कि संसद को जो सही रूप से चलाएगा, है ना। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, ये याद रखना है, पहला प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 में वो पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे। उन्होंने पहली लोकसभा के सांसदों की शपथ दिलाई। बाद में जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी यही बन गए। 2024 में आम चुनाव हुआ था। 2024 के आम चुनाव में जो प्रोटेम स्पीकर थे वे कौन थे, तो भर्तृहरि महताब, याद रखना भर्तृहरि महताब 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। द्रौपदी मुर्मू ने जो इनको शपथ दिलाया, उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने और स्पीकर चुनने की प्रक्रिया को संचालन किया। तो ये आपने देख लिया ठीक से। आइए कुछ और सवालों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, भारत के संविधान का विचार किसने दिया, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया, ये है। तो ये आप नाम डायरेक्ट याद कर लीजिए, एम.एन. रॉय। किसने दिया, तो एम.एन. रॉय ने जो है यह दिया। अब थोड़ा सा जब संविधान की चर्चा या शुरुआती दौर की संविधान की चर्चा आया, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से समझने की प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले विचार किसके मन में आया, तो एम.एन. रॉय के मन में आया। कब आया, तो 1934 में प्रस्तुत किए हुए। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे। किससे संबंधित थे, ये कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित थे। उसके बाद 1935 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा की आधिकारिक मांग की। जो कांग्रेस था वो पहली बार 35 में किया, जबकि 34 में एम.एन. रॉय पहले ही ये मांग कर चुके थे। अब देखिए, इसकी कुछ प्रक्रिया को समझते हैं। 1947 तक के प्रक्रिया को समझ लेते हैं भारतीय संविधान का, कैसे कैसे मैंने होकर के गुजरा। इसलिए याद रखिएगा, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। हिस्ट्री वाला टॉपिक है, पॉलिटी में ये आपका पूछा जाता है। जैसे देखिए, प्रक्रिया अगर समझते हैं, निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले आया अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि हलचल हो गया था, अब तो संविधान का निर्माण करना है। अंग्रेजों का शासन उस समय था, जोरों शोरों पर था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो लोग जो है भारतीय जो है द्वितीय विश्व में युद्ध में समर्थन नहीं दे रहे थे।
ऐसे 1939 में क्या किया गया था कि बिना भारतीय के सहमति से यह घोषणा कर दिया कि भारतीय का समर्थन प्राप्त है द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, जिसके कारण जो उस समय जो सरकार बना था, लोकल सरकार भारतीय लोगों का, वो भी गिर गया, छोड़ दिए कि बिना हमसे पूछे क्यों समर्थन वहां पर दे दिया गया। ठीक है, तो उस समय काफी हलचल का दौर था। तो आया कौन सी 40 में 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति देने की बात की, पहली बार बात किया। कब? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। फिर देखिए इसके बाद अगस्त के बाद कौन आया? क्रिप्स मिशन, इसमें याद रखना, क्रिप्स मिशन कहिया 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के स्वायत्तता देने का प्रस्ताव आया, लेकिन इसे जो है अस्वीकार कर दिया गया, भारतीय इसे अस्वीकार कर दिए। फिर देखिए कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। संविधान सभा के गठन की योजना बनाई गई, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों का प्रतिनिधित्व किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 19 दिसंबर 1946 में। इसलिए आपको याद रखना है, जिसका जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है, संविधान सभा का कार्य 1947 तक। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना शुरू किया। अब देखिए संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, जिसमें कुल 389 सदस्य थे। 296 ब्रिटिश भारत के से थे और 93 रियासतों से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितना था? 208 सीट था, कांग्रेस का था। मुस्लिम लीग का 73 सीट था। ठीक, और अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार के जो है 15 सीट यहाँ पर थे। यह प्रक्रिया 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ और अधिक महत्वपूर्ण हो गई, जब संविधान सभा ने पूर्ण रूप से भारतीय संविधान का निर्माण की दिशा में कार्य करना शुरू किया। कुछ और बात है रहा है कि संविधान सभा के कई प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, जब संविधान सभा निर्माण किया गया, इसमें कई प्रमुख सदस्य थे। तो ये प्रमुख सदस्य के नाम आपको याद रखना होगा। जैसे देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। फिर देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बाद में ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। देखिए संविधान सभा के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकृत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, भारत को एकजुट करने में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेता और शिक्षा नीति के योगदान ने काफी बल दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। के.एस. मुंशी संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विधि विशेषज्ञ थे। यह सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, VVI याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, फिर लास्ट में जो है अस्थायी कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद बन गए। VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव थे। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक का प्रतिनिधित्व शामिल था। अब देखिए जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जो प्रियम्बल है, उद्देशिका संविधान का, वो किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। बुक में देखिएगा, सरकारी बुक में मिलेगा, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य ठीक है बनाने की बात करता है। ये कौन पेश किए थे? जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1947 में। यह प्रस्ताव भारत के संविधान का मूल सिद्धांतों का निर्धारण करता है। बाद में जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे मंजूरी दी। हम जो है प्रस्तावना पर एक काफ़ी डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है हम उसका लिंक दे देंगे।
ठीक है, ये आई बटन पर उसका लिंक दे देंगे, आप जा करके वहां से विस्तार से इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें किस क्या क्या चर्चा किया गया है। कहा कि भारत के एक क्या बनाना है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। इसमें सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना है। ठीक है, फिर है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता है का संकल्पना इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल वीडियो बनाए थे, आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का जो है सन्निहित किया गया है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसमें है, तो भाग सॉरी मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य ये आपका है संविधान के भाग 4A में दिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है भाग 4A में है। 4 में क्या है सर, तो 4 में आपका क्या है ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व 4 में है, और 3 में आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। 4A में जो है मूल अधिकार ये आपका दिया गया 1976 में, इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए भाग की बात है, थोड़ा सा भाग की हम बात कर लेते हैं, पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान में समय में कितने भाग है भैया, तो 22 गो भाग है। ठीक है, अब 22 भागों को एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। पहला हमने समझ लिया संघ और राज्य, उसके राज्य क्षेत्र। इसमें भाग 1 से अनुच्छेद 1 से 4 आता है, इसमें भारत के नाम क्षेत्र राज्यों के गठन से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के नियम और अधिकार इसमें दिया गया है। भाग 3 याद रखो मौलिक अधिकार किसमें है, तो भाग 3 में है। याद रखिए मौलिक अधिकार किसमें है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक, नागरिकों के अधिकार समानता स्वतंत्रता शिक्षा आदि की चर्चा की गई। फिर देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ये भाग 4 में है। इसी में ऐड किया गया है 4 का ए या को। ठीक, 1976 में याद रखना है। सरकार के नीति निर्देशक तत्व संबंधित सिद्धांत इसमें दिया गया है। भाग 5 संघ सरकार के बारे में बताता है, जो केंद्र सरकार है उसके बारे में। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संसद न्यायपालिका से संबंधित ये आपका है भाग 5। 6 में क्या है, तो राज्य सरकार के बारे में 152 से लेकर के 237 तक, इसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल से संबंधित। फिर संघ राज्य क्षेत्र ये आपका 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासन से संबंधित है। फिर देखिए भाग 8 में क्या है, पंचायतें, अनुच्छेद कितना, ये 243 से लेकर के 243 ओ तक है। स्थानीय स्वशासन 9 में क्या है, नगर पालिका, ये 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, शहरी स्थानीय प्रशासन। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। कितना आर्टिकल है, 244 से 244 ए, विशेष प्रशासन प्रावधान इसमें दिया गया है। 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, विधायी प्रशासनिक संबंध की चर्चा की गई है। अगला भाग देख लेते हैं, 11वां 12वां भाग वित्त संपत्ति संविदा और वाद। ये आपका आर्टिकल 64 से जो है 300A तक है, कराधान और वित्तीय मामलों से। भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है भाग 13। 14 संघ और लोक सेवा के अधिकार सेवाएं, सरकारी सेवाओं, इसमें ना कि यूपीएससी, ठीक है, फिर जो पीसीएस होता है इसके बारे में जो है यहाँ पर बोला गया है भाग 14 में। 15 में क्या है, निर्वाचन, याद रखिएगा निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया के बारे में भाग किसमें है, तो 15 में है। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति
जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो मामले में विशेष संदर्भ भाग 16 में है। 17 में क्या है, राज्य भाषा, राज्यों की भाषा, आर्टिकल याद रखिएगा 343 से 351 तक हिंदी और अन्य भाषाओं से संबंधित। 18वां याद रखना, आपातकालीन किस भाग में है, ये आपका भाग 18 में है, याद रखना। फिर 20 में क्या, 19 में क्या है, तो विविध प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या। 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, संविधान का संशोधन किस में है, तो 20 में है। 21 में क्या है, तो अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आपका 21 में मिलेगा। 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, निरसर, ये आपका 22 में मिलेगा, भाग 22 में मिलेगा। कुछ और क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत जो है अन्य न्यायालय को सभी स्थानीय न्यायालयों में पर अधीक्षण का शक्ति देता है। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों के संरक्षण का शक्ति देता है। जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, उसके जो नीचे वाले जो कोर्ट होता है न्यायालय के लिए, उसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो आपको संरक्षित देता है, शक्ति देता है उच्च न्यायालय को, तो ये आर्टिकल आपका है 227 के तहत देता है, ठीक है। अब देखिए, इस पर हम पूरा आर्टिकल लेकर के आ गए हैं। एक बार आप इसे देख लीजिएगा कौन कौन सा आर्टिकल का जो है क्या क्या प्रावधान है। ये पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल को एक नज़र से आप पूरी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। हम पॉलिटी के कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए। आज